सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। बात हो रही है स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह जी की, जो 4 बार विधायक रहे और 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आज बात होगी कि इस देश में 2 ही चौधरी जाने गए, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरे चौधरी मुल्तान सिंह। तो इन दोनों के कैसे रिश्ते थे, आपस में कैसे रिश्ते थे, क्या संबंध थे और किस तरह से देश की राजनीति में दोनों की भागीदारी थी और क्या क्या निर्णय लेते थे, कैसी बातचीत होती थी, घर आना जाना, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो चाहे निजी जो आना जाना कार्यक्रमों में, वो सारी चीज़ें बातचीत करते हैं। डॉक्टर JS यादव जी हैं, कल आपका परिचय हो चुका है। दूसरे नंबर के सुपुत्र हैं स्वर्गीय मुल्तान सिंह जी के। सर, क्या लगता है कि 2 ही चौधरी हुए, एक चौधरी मुल्तान सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, कैसे रिश्ते थे दोनों लोगों के? चौधरी चरण सिंह जी से हमारे परिवार के रिश्ते जब से थे जब मेरे पिता विरोधी दल में थे, सोशलिस्ट पार्टी में थे, और चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस में गृह मंत्री, राजस्व मंत्री वगैरह रहे थे। जब भी कभी आगरा आते थे चौधरी साहब अपने सरकारी प्रोग्राम में, तो पहले फ़ोन कर दिया करते थे, भाई मुल्तान सिंह मिस्सी रोटी और खीर और वो बनवा लेना, मैं रात को रुकूंगा। कुछ संवाददाताओं ने उनसे प्रश्न किया था एक बार कि साहब आप कांग्रेस में हैं, चौधरी साहब विरोधी हैं, फिर भी आप इनके घर क्यों जाते हैं? अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति अलग चीज़ है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरा परिवार है, मैं रुकूंगा अपने परिवार के साथ, राजनीति में करके आ चुका हूँ। इस तरीके के प्रगाढ़ संबंध थे कि उसको कुछ क्या नाम दिया जाए, भाई नाम दिया जाए या कुछ और नाम दिया जाए। उसी तरीके का जब भी कभी आगरा आए, जब भी कभी मथुरा, आगरा मथुरा या इधर वेस्टर्न यूपी आते थे, तो टूंडला स्टेशन पर हम लोग, मैं खुद पिताजी के साथ दूध, वो कहते थे दूध ले आना, खीर ले आना, तो वो हम देते थे, या फिर वो घर आ जाते थे और घर पे खाना वाना खा के जाते थे। ये हम देख रहे थे कि ये फोटोग्राफ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप फोटोग्राफ देख लीजिए। ये फोटोग्राफ मेरे छोटे भाई की शादी का है, श्री जगन्नाथ सिंह जी का, जो 1972 में हुई थी। उसमें स्वयं चौधरी चरण सिंह जी पधारे थे। चौधरी चरण सिंह जी हैं, टोपी पहने हुए, मेरे पिताजी भी हैं। उनके फिर दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, टोपी पहने हुए, तो दोनों चौधरी इस फोटो में मौजूद हैं, चौधरी मुल्तान सिंह जी और चरण सिंह जी। तो इसी प्रकार चौधरी साहब से इतने निकट संबंध होने के कारण चौधरी साहब ने कभी भी किसी प्राइवेट उसका उद्घाटन नहीं किया संस्थान का, जबकि आज का मंत्री तो चाय की दुकान का उद्घाटन करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जब 1967 में मैंने अपना क्लिनिक टूंडला में शुरू किया डॉक्टरी का, तो जब मैं उनके पास गया कि ताऊ जी आप मेरे को वहाँ क्लिनिक का उद्घाटन करने आइए, तो उन्होंने कहा भाई देखो उद्घाटन तो मैंने प्राइवेट कोई किया नहीं। तब मैंने अपनी बात बनाई कि साहब मैं उद्घाटन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था अच्छा तू जीतने तो देगा नहीं, चल मैं आऊँगा। और वो आए, क्लिनिक का उद्घाटन किया और कई चीज़ें मुझे बताई कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, इसमें इस तरीके। जब फिर मैंने उनको जब दिखाया कि हाँ इसमें पीछे खिड़की भी है, पीछे दरवाज़ा है, तो बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी क्लिनिक तुमने बनाई है। ये बात है 1967 की, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो चौधरी साहब से, चौधरी देवीलाल जी से, इनसे तो इतने निकट के संबंध थे कि चौधरी देवीलाल जी भी बहुत आया करते थे यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। बंसी लाल जी, भजन लाल जी, हुकुम सिंह जी, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे बड़े अच्छे निजी संबंध रहे। हुकुम सिंह जी तो उस दिन भी मौजूद थे 23 सितंबर 1990 को, जब मेरे पिता राव तुलाराम शहीदी समारोह में रेवाड़ी में बोल रहे थे, और पूरी मेडिकल वैन वहाँ मौजूद थी, हर तरीके की। आप समझ सकते हैं कि जब जहाँ मुख्यमंत्री होता है वहाँ तो पूरी सुविधाएं होती है, लेकिन वो कोई कुछ नहीं कर सका और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। और ताज्जुब की बात है, परिवार का कोई सदस्य नहीं था, लेकिन इतने रिश्तेदार हजारों की संख्या में थे। जब वो गिर पड़े तो कोई चिल्ला रहा था मेरे मामा थे, कोई चिल्ला रहा मेरे
जीजा थे, कोई चिल्ला रहा मेरे भतीजे थे, कोई इतने रिश्तेदार वहाँ मौजूद, लेकिन हम परिवार के सदस्य कोई मौजूद नहीं है। मतलब वो जनता के बीच में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जनता के बीच में बोलते बोलते, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइज हुए, कोई किसी प्रकार की डॉक्टरी हेल्प भी नहीं ली उन्होंने। और इसीलिए हमने उनकी समाधि स्थल का नाम भी जन शक्ति स्थल रखा है, क्योंकि जनता ही उनकी शक्ति थी। इन्हीं बातों के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में जब वो पहली बार चुनकर गए 1977 में, तो गए तो विरोधी दल से थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सरकार हमारी बन गई। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री बने। उस समय सवाल उठा कि भाई यादव तो राज्य मंत्री बनेगा, तो हरियाणा और दिल्ली के काफ़ी यादव जो प्रभावशाली थे, अच्छे यादव थे, वो सब इकट्ठे होकर के आए कि भाई चौधरी चरण सिंह से कोई नहीं कह सकता सिवाय चौधरी मुल्तान सिंह के, आप सब इकट्ठे होकर के चलो और यादव को कैबिनेट मंत्री बनवाओ। आपको शायद मालूम हो या ना हो, उससे पहले 77 से पहले कभी यादव कैबिनेट मंत्री नहीं रहा था, राज्य मंत्री वगैरह तो रहा करते थे। तो पिताजी सबको लेकर के गए और चौधरी चरण सिंह से कहा कि भाई ये ब्रह्म प्रकाश है जो दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री रहा है, इसको मंत्री बनाओ और पूरा मंत्री बनाओ। और इस पर लड़ाई भी काफ़ी हुई। चौधरी साहब ने भी कहा कि भाई राज्य मंत्री ही बना है अहीर तो हमेशा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, वो कांग्रेस का ज़माना था, अब हमारा ज़माना है, अब हमारा आदमी कैबिनेट मंत्री ही बनेगा। और आप सबको शायद पता हो जो राजनीति में रुचि रखते हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, वो केंद्र सरकार में पूर्णकालिक मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ये भी मेरे पिता का पर्दे के पीछे रह कर के और अब यादवों को बढ़ाने में पूरा काम था। मैं आपको याद दिला दूं कि अब तो नेतागिरी पेशा हो गई है, व्यवसाय हो गया है। 10 लाख लगाओ या 1 करोड़ लगाओ और 20 करोड़ कमाओ। उस समय न तो विधायक निधि होती थी, न सांसद निधि होती थी। 500 रुपया महीना सांसद को तनख्वाह मिलती थी और 100 रुपया रोज़ पार्लियामेंट सेशन जब चलता, जब ज़्यादा साल में मुश्किल से बहुत मुश्किल 70 से 80 दिन चलता था। 3 सेशन होते थे, वर्षाकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, वो सब मिलाकर के 70 दिन करीब हो पाता था। इतने दिन के लिए 100 रुपये रोज़ मिलता था। और मेरे पिता कभी भी सेशन के अलावा कभी दिल्ली में रुके ही नहीं। आजकल का नेता तो पैदा होते ही, जीतते ही लखनऊ या दिल्ली जाता है, तो लौट के 6 महीने बाद आता है, और वो भी फॉर्च्यूनर लेके आता है। मेरे पिता चलते रहे फौज की कंडम गाड़ियों को ठीक करा करके लेकर के, क्योंकि फौज ने ऐसा कर दिया था कि जो उनके यहाँ कंडम गाड़ियाँ हो जाती थी वो एमएलए एमपी को दे देते थे। बहुत सस्ते रेट पे, उस ज़माने में तो 5,000 रुपये या 7,000 रुपये में मिल जाती थी। उसमें 10-15 हज़ार रुपये लगा करके वो जीप बहुत बढ़िया हो जाती थी। तो ऐसी जीपों में चलते थे। आजकल तो गांव का प्रधान हुआ नहीं कि बोलेरो ले आया, एमएलए हुए लखनऊ से फॉर्च्यूनर लेके लौट रहे हैं। एमपी का तो पूछो मत, पता नहीं हेलीकॉप्टर लेके लौटेंगे क्या लौटेंगे। 5 करोड़ एमपी को मिलता है, एमपी लैड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं। उसमें ईमानदार से ईमानदार एमपी भी 50% कमीशन खा जाता है, और एमएलए को मिलता है 2 करोड़। वहाँ सबसे ईमानदार आदमी आधा 50% अगर खा ले तो उसे तो ईमानदार कहा जाता है। मेरे पिता जब तक रहे 1990 तक, तब तक न कोई विधायक निधि मिलती थी, न कोई सांसद निधि मिलती थी। लेकिन उनका जो जलेसर लोकसभा सीट थी, जलेसर के नाम से, वहाँ जलेसर में कोई सड़क नहीं थी। एक जलेसर रोड स्टेशन से और जलेसर टाउन तक एक गड्ढेदार कंकर की सड़क जाती थी। लेकिन उन्होंने बिना किसी विधायक निधि या बिना किसी उसके, और जलेसर को 11 सड़कों से जुड़वा दिया। जलेसर आगरा, जलेसर फिरोजाबाद, जलेसर हाथरस जंक्शन, जलेसर अवागढ़, जलेसर निधौली, जलेसर वो मारेरा,
और जलेसर इसौली, जलेसर फिरोज़ाबाद, इतनी 11 सड़कों से जलेसर को, क्योंकि जलेसर नाम था हमारी केंद्रीय कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उन्होंने बिना किसी विधायक निधि, बिना किसी अन्य सहायता के अपने दम पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, रामनरेश यादव जी से जो मुख्यमंत्री थे उनसे कह करके जलेसर को आज 11 सड़कों से जुड़ा हुआ है। इतना छोटा कस्बा जलेसर, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जो 11 सड़कों से जुड़ा हो। तो इस तरीके का उनका सोच था। और एक बात और थी उनके अंदर, वो बिरादरीवाद को नहीं मानते थे। हमारे जलेसर लोकसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र आता था निधौली कलां, जहाँ से श्री राम नरेश यादव को हमने लड़ाया था और मैं स्वयं उनका चुनाव एजेंट था। वहाँ पर यादवों की आबादी है 75,000। और एक हमारे ही क्षेत्र में, जलेसर क्षेत्र में, मथुरा जिले का सादाबाद क्षेत्र आता था, वहाँ यादवों की आबादी है 12,000 सादाबाद में। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते थे तो निधौली से पिताजी जीते थे 45,000 से, जहाँ 75,000 यादव था, और सादाबाद जहाँ 12,000 यादव था वहाँ जीतते थे 75,000 वोट से। इसका मतलब बिरादरी बात नहीं था उनके अंदर, न वो किसी को मानते थे। वो कहते थे, कई बार लोग आते थे काम के लिए तो कहते थे साहब वो काम कर देते, कहते भाई वोट तो तू देता नहीं है पर तेरा काम कर दूंगा। वो आदमी इतना शर्मिंदा हो जाता था कि अगले चुनाव में वो हमारा कार्यकर्ता बन जाता था, वोटर नहीं कार्यकर्ता बन जाता था। तो इस तरीके की उनकी रणनीति थी। उनका कहना ये होता था कि एक तो होता है वोट का वोट, कि अपना वोट मेरे खिलाफ डाले आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ प्रचार करेगा तो 100 वोट खराब करेगा, इसलिए मैं इसको खुश करके भेजूँ यहाँ से। ये ताना भी मार दिया कि भाई तुम वोट तो देते नहीं हो, और उसका काम भी कर दिया। तो ताने को भूल करके ये देखता था कि चौधरी साहब ने मेरा काम कर दिया, तो अगली बार वो उनका कार्यकर्ता बन जाता था। कई बार हम ये भी कहते थे, साहब देखिए नेता लोग कितनी बेईमानी करते हैं, तो वो मुझसे कहा करते थे कि देखो मुझसे तो बेईमानी का नाम मत लो। और रिश्वत की बात है, रिश्वत तुम्हारे खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हार जाते हैं, और तुम हजारों में खर्च करते हो और जीत जाते हो, तो समझो लाखों करोड़ों ये रिश्वत ही मिल गई। इतना प्यार, कभी कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहता था कि शराब पिलाओ या खाना खिलाओ। सब लोग अपने घर वापस चले जाते थे और सवेरे सब लोग काम पे आ जाते थे। आजकल का चुनाव तो ये है कि घर जाओ, कार्यकर्ता को लाओ, फिर उसको खाना खिलाओ, उसको शराब का पौवा दो, तब वो कार्यकर्ता गांव क्षेत्र में जाएगा। और वो क्षेत्र में जाता नहीं था, वो रिश्तेदारियों में जाता है, ब्याह शादियों में जाता है, उनकी गाड़ी। हमारा कार्यकर्ता जब भी इतने इलेक्शन लड़े, हमेशा कार्यकर्ता साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर झंडा लगा करके, अपने पेट्रोल डाल करके, अपना खर्चा करके, कभी, आजकल आपको ध्यान होगा, मालूम भी होगा, जो भी थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि रखते हैं, कि एक बस्ता भेजा जाता है हर पोलिंग पे बनकर। तो आजकल 2-2 हज़ार रुपये का नोट रखे जाते हैं उसके अंदर, और फिर पोलिंग पे लड़ाई होती है कि मैं बस्ता लूँगा, कि मैं बस्ता लूँगा, पैसे बांटो। मैं आपको दावे से कहता हूँ एक बात को, हमने कभी बस्ते में वोटर लिस्ट, वोटर पर्ची, एक कलम या 2 कलम और कुछ बिल्ले, कुछ झंडे, कुछ पर्चे के अलावा एक नया पैसा नहीं रखा, और कभी किसी कार्यकर्ता ने नहीं मांगा। मेरे पिता का कहना था कि एक दिन मेरा काम पड़ता है, वो मेरा फ्री करोगे तो मैं 5 साल तुम्हारा फ्री करूँगा। और दावे से हर मीटिंग में कहते थे कि यदि मुझ पर या मेरे परिवार पर 2 रुपये भी रिश्वत लेने का आरोप लग जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये हो सकता है कि उस ज़माने में लोग ज़्यादा ईमानदार होते हों, लेकिन ये सुपर ईमानदारी का वो कनेक्शन है कि परिवारवाद को न बढ़ने देना, 2 रुपये रिश्वत न लेना, विरोधी का भी काम कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उनकी विरासत, जीत है, राजनीतिक जीत ही है कही जाएगी। और राजनीति को एक सुचारू और सैद्धांतिक रूप से चलाने के लिए जीत है, वरना तो आजकल तो सिद्धांत तो कुछ है नहीं। आज भाजपा में, कल बसपा में, परसों सपा में, उन्होंने कभी ज़िंदगी में पार्टी बदली नहीं, हमेशा विरोध में रहे।
सोशलिस्ट पार्टी से रहे, फिर सोशलिस्ट पार्टी ख़त्म हो गई, तब बीकेडी बन गई तो बीकेडी में आ गए, फिर सोशलिस्ट पार्टी ख़त्म हो गई, उसके बाद जनता पार्टी में आ गए। यही 3 पार्टियों में वो जीवन भर रहे और उन्होंने हमेशा सिद्धांतों को वरीयता दी जो आजकल राजनीति में नहीं ढूंढने को भी कहीं नहीं मिलती है। आजकल तो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ और धनोपार्जन और एक व्यवसाय के रूप में राजनीति को लिया जा रहा है। जैसे कि मैं अगर अपने पिता के बारे में तारीफ़ करूं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक सत्य बात है वो मैं कहना चाहूँगा। उनके दुश्मन भी कभी ये नहीं कह पाए कि चौधरी साहब ने कभी 2 रुपये की रिश्वत ली हो। हजारों लाखों लोगों का जो भी काम कर दिया, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन कभी रिश्वत नहीं ली। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में अवागढ़ नाम से एक रियासत है ठाकुरों की, यादव भी नहीं थे वो, ठाकुर थे। उनकी एक कोठी थी कैसल ग्रांट आगरा में, जो करीब 30 बीघा में फैली हुई थी महात्मा गांधी रोड पर। वो महाराज बीमार पड़े तो वो आकर के रोने लगे कि साहब मैं तो इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी कोठी खाली करा दो तो मैं शायद कुछ आगे कर सकूँ। तो उस समय सुरजीत सिंह बरनाला जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जनता पार्टी गवर्नमेंट में। उनके कोठी थी कैसल ग्रांट अवागढ़ हाउस के नाम से, उसको उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के नाम पर मात्र 250 रुपये में 30 बीघा ज़मीन घेरे हुए थे। तब पिताजी उनको राजा को लेकर के बरनाला के पास गए और कहा भाई ये हमारे क्षेत्र का राजा रहा है, आज रंग हो गया, बात दूसरी है, कम से कम इसकी ज़मीन तो छोड़ दो, क्यों घेरे हुए हो, बेकार तुम्हारे काम तो कुछ आ नहीं रही। और बरनाला जी ने, मेरे पिता तो खैर लेते ही क्या, बरनाला जी ने भी 1 पैसे की बात नहीं की और पूरी वो 30 बीघा ज़मीन जो आज कम से कम 300 करोड़ तो मान लो 3000 करोड़ की भी हो सकती है, MG रोड के ऊपर, वो उनको SI का जो दफ्तर था स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट का, उसको खाली करा दिया और उनकी ज़मीन उनको वापस दिला दी। यानी इस तरीके के काम उस ज़माने में नेता लोग किया करते थे। आजकल तो एक चिट्ठी लिखने का भी पैसा मांगते हैं, मोहर लगाने का भी पैसा मांगते हैं, मंत्री किसी के यहाँ जाने का तो मतलब ही नहीं उठता, सबसे पहले कहते हैं टैक्सी ले आ, टिकट, रेल की टिकट, जब कूपन मिलता है उसके बाद भी रेल की टिकट के पैसे ले लेते हैं MLA कि भाई रेल की टिकट के पैसे जमा कर जाओ लखनऊ जा, जबकि उनको 1 लाख किलोमीटर का रेल का कूपन मिलते हैं। तो ये हम अब बात कर रहे थे, देश में 2 ही चौधरी हुए, चौधरी मुल्तान सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी। उनके कैसे रिश्ते थे, क्या राजनीतिक संबंध थे, कैसे निजी समारोह में, शादी समारोह या कुछ भी आना जाना था, फोटोग्राफ से दिखाई मैंने। विरोधी पार्टियों तो विरोधी मतलब उनके रिश्ते ऐसे थे, आप ये समझ सकते हैं कि चौधरी मुल्तान सिंह जी अलग पार्टी में थे, चौधरी चरण सिंह अलग पार्टी में थे, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात हो तो दोनों अपने अपने काम करते थे, लेकिन जब पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी होती थी, दोनों एक भाई थे, एक बड़े और छोटे भाई जैसा प्यार था और सारे रिश्ते थे और घर आना जाना, सारी विरासत, सब कुछ। और मैंने आप पिछली वीडियो में आप देख रहे हैं लगातार 3-4 वीडियो से सीरीज चल रही है कि कैसे उनका, पिछली वीडियो में आपने कोठी देखा, वो घर देखा जहाँ पर एक इलाहाबाद आनंद भवन है, ये कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी या यूपी की राजनीति 70-80 के दशक में जो चलती थी, वो भी घर दिखाया मैंने आपको। और ये जो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था कि कैसे संसदीय उनका क्षेत्र था जहाँ से वो लड़े, उसके बाद फिर कैसे निजी संबंध थे उन लोगों के अपने आपस में, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि शादी समारोह सारी चीज़ें हो। ये उनके दूसरे नंबर के सुपुत्र डॉक्टर JS यादव जी से उनसे बातचीत हो रही थी, खुद उन्होंने सारी चीज़ें बताई अपनी, और ये कैसे किस तरह की उस समय की राजनीति हुआ करती थी, कैसी राजनीति होती थी, आज के दौर की राजनीति कितनी बदल गई है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से बदल रही हैं, उन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया। तो टूंडला जो जगह है, टूंडला ये आगरा के पास पड़ता है, छोटा सा कस्बा है। आइए कभी आना हो तो यहाँ पर आप आइएगा, MP रोड है और रेलवे जंक्शन का हब है ये। और उस समय जब स्टीम इंजन चला करते थे तो बहुत बड़ा रेलवे का हब हुआ करता था ये स्टीम इंजन का, और अभी भी बहुत बड़ा हब है। और अब आना होगा तो आप आइए, और ये यहाँ पर उनकी कोठी बनी हुई है, यहाँ पर जो स्मारक भी बना हुआ है, वहाँ पर आपके आ सके, वहाँ पर आके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और यहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री स्वर्गीय चौधरी मुल्तान जी के बारे में। और उसके बाद ये जो भी सारी चीज़ें हैं, कभी भी आप आइएगा तो आकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सर की जो उम्र है इस समय मेरे बगल में बैठे हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1942 का, 1942 का। आज ये
जिनकी उम्र है 81 हो गई है, 82 में चल रहे हैं, तो 82 साल की, हाँ 81 में चल रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिटनेस है, जो सारी चीज़ें 1960 के बैच के ये MBBS हैं, डॉक्टर हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक लंबी विरासत है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन राजनीति जीत कह सकते हैं कि जो परिवारवाद का बढ़ावा इस दौर की राजनीति में चल रहा है, वो चौधरी मुल्तान सिंह जी ने कभी नहीं चाहा। वो चाहते थे अपने बेटों को विधायक MLC बना करके बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा और अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, अपने खुद के बलबूते जिस मुकाम पर हैं आप लोग, वहाँ पर उन्होंने पहुँचाई। तो फिर मैं आऊँगा यहाँ पर, फिर बातचीत होगी, फिर कोई ऐसा विषय आएगा, बातचीत होगी। बाकी आप लोग चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी यादें आपको अच्छी लगी, और क्या कोई सवाल हो तो बताइएगा, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। अभी के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।